शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हम लोग आज फिर आए हैं आपका भाग 2 कक्षा 5 का। कल हम लोग पढ़ रहे थे जो पर्यावरण अध्ययन का भाग 1 हम लोग कल पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में अपने। और अब आज हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा था कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ठीक है। तो कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इस लेसन में हम लोग, इस पार्ट में हम लोगों ने अभी तक चींटियों के बारे में जाना कि जानवर की गंध कैसे होती है, ठीक है ना, कैसी होती, कैसे जानवर एक दूसरे को पहचान लेते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चींटियाँ अपना रास्ता कैसे खोजती हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, ठीक है। और कौन सी चीज़ हमें किसकी चीज़ हमें महक अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ की हमको महक अच्छी नहीं लगती है, हमने ये देखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे, जहाँ से हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ा था, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है या इस पर भी हमारी सोच का असर पड़ता है, ठीक है ना, इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। तो हमने बताया है कि हाँ बिल्कुल हमारी सोच का असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी तरीके की गंध या कोई भी महक हमारे दिमाग में पहले से सेट होती है, पहले से सदी हुई होती है। तो जिस चीज़ के हम आदी होते हैं वो हमारे लिए कभी भी असहज नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ों के हम आदी नहीं होते हैं वो चीज़ें हमारे लिए असहज हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ आ रहा है आप लोगों का ये कैसे दिखा, ठीक है। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आँखें सामने की तरफ होती हैं, ठीक है। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखना है जिसकी आँखें सामने की तरफ होती हैं। तो वो पक्षी आपका क्या होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उल्लू, ठीक है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उल्लू। उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती हैं, ठीक है। फिर ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ ना हो करके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। तो जिनके सिर की दोनों तरफ होती हैं वो कुछ पक्षी कैसे कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर ये हम लिखेंगे, ये कौवा, कबूतर और चील और क्या होती है, गौरैया, ठीक है। ये 4 पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें कहाँ होती हैं, सिर के दोनों साइड होती हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन पक्षियों की आंखों का आकार उनकी सिर की तुलना में कैसा होता है। तो इन पक्षियों की आंखों का आकार कैसा होता है सिर की तुलना में, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बहुत छोटा आकार होता है सिर की तुलना में इनके, ठीक। बहुत छोटा आकार होता है। फिर इसके बाद देखो नीचे दिखा रहा है ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी आंखें ऐसे एक जगह सिर किए हुए ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं ना, ये पक्षी अपनी आंखें घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उनको उसके लिए अपनी गर्दन घुमानी होगी, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो, मतलब आप भी ये क्रियाकलाप करके देखें कि जैसे पक्षी देखते हैं, जैसे वो गर्दन हिलाते हैं, जैसे वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी आंखें ना घूमें तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे बता रहा है, वो आप लोगों को करके देखना कि कैसा लगता है आप लोगों को। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो,
ठीक है। अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढक लो, मतलब दाईं आँख को आप लोग क्या करेंगे, या तो बंद कर लीजिए या ऐसे हाथ से ढक लीजिए, ठीक है। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर पर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे, ठीक है ना। आपका दूसरा मित्र जो भी हो, आपकी एक आँख बंद करते ही जिस तरफ की आँख आपने बंद की है उसी तरफ जा कर के खड़ा हो जाए और कुछ ना कुछ आपको करे, वहाँ पर कुछ ना कुछ करता रहे जो आपको देखना है, ठीक है ना। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? आपको ये जज करना है। क्या आप अपने साथी जो आपका मित्र जो वहाँ पर खड़े होकर के एक्शंस कर रहा है, क्या आप उसको देख सकते हैं? ठीक है। फिर दूसरा है यहाँ पर अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। अब दोनों आंखें खोलकर उसने बोला है कि अब इसके बाद दोनों आंखें आप खोल लीजिए और फिर गर्दन नहीं घुमाइए, गर्दन नहीं घुमाना है बिल्कुल भी, दोनों आंखें बस खोल देनी है आपको। तो जो दाईं तरफ आपके खड़ा साथी जो इससे पहले एक्शन कर रहा था, अब उसको देखते हैं तो कैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो आपको कैसा दिखता है ये आपको फील करना है, आपको खुद महसूस करना है। फिर उसके बाद दोनों तरीक़ों से देखने पर आपने क्या अंतर पाया, तो अब आपको खुद ये पता चलेगा कि यदि आप इस तरफ की आँख बंद करते हो और इसी तरफ आपका कोई साथी खड़ा होकर के कुछ एक्शन करता है तो आपको कैसा दिखाई देता है, और जब आप दोनों आँखें खोल लेते हैं और गर्दन नहीं घुमाते हैं तो आपका साथी आपको कैसा दिखाई देता है ना। तो ये एक्शन करने पर आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे दे रहा है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, ठीक है। जब पक्षी किसी एक चीज़ को दोनों आंखों से अपने देखने की कोशिश करते हैं तो उनको उसकी दूरी का एहसास हो जाता है कि वो कितनी दूर उनसे रखा हुआ है, ठीक है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, और जब वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे होते हैं, इधर वाली आँख से दूसरी चीज़ को, इधर वाली आँख से दूसरी चीज़ को, तो क्या होता है उनके देखने का जो डिस्टेंस है, जो दायरा है, जो दूरी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी, ठीक है। जब आप पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पक्षी कोई किसी चीज़ को देख रहा है, जब आप खड़े होकर के खुद पक्षी को देखेंगे कि वो कैसा देख रहा है, किस तरीके के एक्शंस करता है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद एक आँख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपका साथी ये एक्शंस करता है जो अभी आपको क्रियाकलाप करने के लिए कहा गया कि एक आंख बंद करके आप इधर देखें अपने साथी की तरफ, तो आप दोनों तरह से जब देखेंगे, एक बार दोनों आंखें खोलकर, एक बार दाईं आंख बंद करके, तो आपको दोनों में काफ़ी फ़र्क, काफ़ी अंतर समझ में आएगा। उस अंतर से आप ये समझ सकते हैं कि पक्षियों के साथ कैसा होता होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। इसके बाद दूसरा क्रियाकलाप आपको करना है, कोई गेंद या कोई छोटा सिक्का आपको ऊपर उछालकर खेलना है, एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा, आपको दोनों ही तरीके से फिर से यही काम करना है कि आपको एक बार गेंद ऊपर उछालनी है, एक बार एक आंख बंद करके आपको उसको कैच करना है, और एक बार दोनों आंखें खोल करके आपको उसको कैच करना है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके में आपको ज़्यादा आसानी हुई, कैसे आप ज़्यादा आसानी से कैच कर पाए, ठीक है। फिर वो बोल रहा है सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता। अगर मान लो कि तुम्हारी भी आंखें पक्षियों की तरह, जैसे तुम्हारे जहाँ पे कान है यहाँ होते तो कैसा होता। तब तुम क्या ऐसे काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? क्या तुम तब कर लेते ऐसे काम, ठीक है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वह चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हमको थोड़ी दूर के डिस्टेंस में दिखेंगी उसके बाद फिर नहीं दिखाई देंगी अगर उससे ज़्यादा दूर होंगी तो ये पक्षी जो चील, बाज जैसे पक्षी होते हैं ये उससे भी 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है क्या तुम सोच सकते हो कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी। तो आप क्या ये चीज़ सोच सकते हैं कि आप नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, अपनी रोटी अपने हाथ में लिए हैं, या ज़मीन पर कोई रोटी का टुकड़ा पड़ा है, चील तो उतनी ऊपर हवा में उड़ती रहती है आसमान में, तो उसको उतने ऊपर से कैसे दिखाई दे जाता होगा चील, है ना। इमेजिन करने वाली बात है कि चील को उतनी ऊपर से वो
रोटी कैसे दिख जाती है, इसका मतलब उसकी देखने की जो क्षमता है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है ना। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे रंग हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जितने रंगों को पहचान लेते हैं उतने रंगों को जानवर नहीं पहचान पाते। जानवरों को वो सारे रंग नहीं दिखाई देते। जानवरों को कुछ गिनती के ही रंग दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर से रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं, जो रात में जो पक्षी जगते हैं, जैसे उल्लू है ना, तो ये रात में जागने वाले जानवर। तो इनको क्या होता है कि ये पक्षियों को रात में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता, मतलब सफ़ेद और काले रंग में ही दिखाई देता है। दिन में भी इनको कोई भी रंग और दूसरा नहीं समझ में आता है, ठीक है। और दूसरे पक्षियों को भी क्या होता है, ज़्यादातर रंग नहीं समझ में आते हैं। फिर यहाँ पे कानों के बारे में चर्चा हो रही, कितने तेज़ हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था कि हमें पक्षियों के कान दिखाई देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बोल रहे हैं करने के लिए, लिखो। तो वहाँ पे बोल रहा है 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आपको 10 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे जानवरों के भी नाम लिखने हैं जिनके ये कान हमारे कान से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोल रहा, सोचो तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है। तो वो पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि जानवरों के सुनने की शक्ति में और उनके कान के आकार में कुछ फ़र्क होता है या कुछ संबंध होता है। तो वो बोल रहा है करके देखो। इसके लिए आप एक क्रियाकलाप करेंगे। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूरी जाकर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रख कर सुने, मतलब किस बार ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती, साफ सुनाई देती है, और अपने साथियों से भी पता करें। मतलब एक बार आप ऐसे ही सुने, कुछ दूर आपका साथी जा करके कुछ धीरे से बोले, और आप एक बार ऐसे ही सुने, है ना। तो आपको कैसा सुनाई देता है। और फिर उसके बाद आप अपने कान के पीछे ऐसे हाथ लगा करके फिर सुने, तो तब कैसा सुनाई देता है। इन दोनों के बीच में आपको अंतर देखना है, ठीक है। अब आपको हम जानवरों के नाम लिख के दिखा। तो अभी हम लोगों ने कुछ प्रश्न पढ़े थे। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिखा, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, लंगूर, भेड़ और भालू आदि, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा सवाल था आपका, दूसरा प्रश्न था, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, मतलब हमारे कानों से बड़े होते हैं, ऐसे जानवरों के नाम लिखना है। तो वो जानवर कौन से होंगे? हाथी, खरगोश, गाय और भैंस, ठीक है। और ऐसे भी जानवर, ये एक प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पर, इसे आप देख सकते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन से जानवर होते हैं? मेंढक, चिड़िया, बतख, मछली, चींटी, सांप, कौवा, छिपकली आदि, ठीक है ना। कुछ ये ऐसे जानवर हैं जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें चाहे तो आप लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, एक बार डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ और एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या दिखाने के लिए बताया जाता है? कंपन के बारे में बताया जा रहा है, जो आहट मिलती है। मतलब कहा जाए तो जैसे सांप चलता है ना, कुछ सांप कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को वह सुन पाता है, ठीक है। आप जब डेस्क को ऐसे बजाते हो तो दूसरे तरीके की आवाज़ आती है, लेकिन जब आप कान लगाकर डेस्क के ऊपर सुनते हो और फिर बजाते हो तो दूसरे तरीके की आवाज़ सुनाई, मतलब आपको कंपन भी समझ में आता है। तो सांप जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसे सांप की प्रजाति के जो भी जानवर होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं जानवर, उनको ऐसे ही समझ में आता है। सांपों को इसी तरीके से समझ में आता है कि जब आसपास से कोई गुजरता है तो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो उसके थ्रू, उसी के द्वारा ये लोग समझ पाते हैं कि हमारे आसपास कोई है। इन्हें सुनाई नहीं देता, इनके कान नहीं होते, ठीक है ना।
फिर बोल रहा है आवाज़ें अलग अलग, जंगल से ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बस यही चीज़ बताई जा रही है कि आप लोगों को जानवरों की आवाज़ों को जो कोई समझता होगा वो उन चीज़ों को समझ जाता है। जानवर हमारी बहुत मदद करते हैं इन चीज़ों को लेकर। किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, भूकंप आने वाला हो, सुनामी आने वाली हो, या कहीं कोई बड़ा खतरा समझ में आ रहा हो, तो जानवर अपने आप, इन्हें पहले महसूस हो जाता है, तो ये अपने आप क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं ताकि उनका साथी जो है वो सतर्क हो जाए और वहाँ से लोगों को जगह छोड़कर जाने में आसानी मिल जाए। ठीक है। तो इस तरीके से जानवर हमारी और अपनी एक दूसरे की मदद खुद करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती। पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनमें देख रहे हैं कि डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे से बातें करती। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। ठीक है। डॉल्फिन जो पानी में रहती है, एक तरह की मछली है ये। ठीक है ना। और ये भी अपने पानी में होने वाले किसी भी तरीके के कंपन को तुरंत महसूस कर लेती है और उसके बाद वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें अलग अलग जगहों पर निकालती। खतरे के लिए अलग तरह की, किसी मित्र से मिली है तो अलग तरह की, है ना। ये बहुत वैसी होती, बहुत फ्रेंडली होती, बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार करती है सभी के साथ। ठीक है। तो ये इस तरीके से बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी भाषा होती है, जिनको समझना आसान होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे वो कुछ सवाल हैं। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? अगर हाँ तो किस किस की समझ सकते हो? ये आप लोग सर्च करो और आप लोग खुद खोजो कि मतलब यदि आप किसी जानवर की आवाज़ समझ सकते हो तो कौन सा जानवर है वो। फिर क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? अगर हाँ तो कौन से जानवर समझ सकते हैं, उनका भी आपको नाम लिखना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए अलग अलग भाषा बना लो। ठीक है। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, मतलब इस तरीके के आप लोग क्रियाकलाप कर सकते हैं कि आप लोग अपने कुछ शब्द आप लोग चुन लें कि आप वैसी ही आवाज़ निकालेंगे। मतलब कुछ आवाज़ें चुन लें, शब्द नहीं, कुछ आवाज़ें चुन लें कि आप लोग किस चीज़ पर किस तरीके की आवाज़ निकालेंगे और आपके साथी को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आप वैसी आवाज़ निकाल रहे हैं तो क्या होगा, उसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है ना। ये चीज़ें उन्हें पता चल जानी चाहिए। फिर इसके बाद बोल रहा है कितना सोएं। ये देखिए कितना सोएं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत कम सोते हैं और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं। ठीक है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, जिनमें से छिपकली एक ऐसा ही जानवर है जो, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि आप लोगों को सब जगह घरों में नॉर्मली छिपकलियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन सर्दियों का सीजन आते ही वो अचानक गायब हो जाती हैं। ठीक है। तो वो कहाँ चली जाती होंगी, ये सोचने वाली बात है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये बहुत लंबी नींद में चली जाती हैं। ठीक। फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं, ये यहाँ अगले पेज पर आएंगे, स्लॉथ भालू जैसा दिखाई देता है। ठीक है। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। ठीक है। और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक करके सोता रहता है। दिन में 17 घंटे, 17 से 18 घंटे ये सोता ही है, वो भी उल्टा लटक करके पेड़ में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जिस पेड़ पर रहता है, जिस पेड़ पर सोता है, उसी पेड़ के पत्ते खा करके जिंदा रहता है। ठीक है। और इसलिए इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब तक इस पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म नहीं कर लेता है, तब तक वो पेड़ भी नहीं बदलता है, वो दूसरे पेड़ पर भी नहीं जाता है। ठीक है। और इनका जीवन मुश्किल से 40 वर्ष का होता है। ठीक है। 40 वर्ष के जीवन में ये 7-8 पेड़ ही बदलते हैं। ठीक है। 7-8 पेड़ से ज़्यादा नहीं बदलते हैं।
तो उसके बाद ये सप्ताह में सिर्फ एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए अपने पेड़ से नीचे उतरते हैं, वरना ये वहीं पर उल्टे लटक करके सोते रहते हैं, नीचे नहीं उतरते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों को सभी जानवरों के सोने का वो दिया गया है, स्लॉथ का सोना यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। आपका ये पूरा 12 घंटे की घड़ी बनी हुई है। इसमें हर एक घंटे को 2 गिना गया है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। और उसी तरीके से यहाँ पर उसको ग्राफ सेट किया गया है कि कौन कितना सोता है, कितने जानवर कैसे सोते हैं। ठीक है। ये देखिए, अब इधर पे आप लोग आइए, यहाँ हम लोग शेरों के बारे में जानेंगे। ठीक है। शेरों के बारे में, बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब अंधेरे में, रात के अंधेरे में भी शेर हमसे, बाघ जो है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिल जाती है। ठीक है। मतलब बाघ की जो मूंछें होती हैं, जो बाल यहाँ पे मुंह के पास बहुत लंबे लंबे निकले हुए होते हैं, उसमें जो कंपन होता है वो उससे समझ जाते हैं कि उनका शिकार उनसे कितनी दूरी पर है, और उनकी सही स्थिति का पता वो लगा लेते हैं कि किस जगह पर उनका शिकार है, और वो डायरेक्टली वहाँ पर आसानी से पहुँच पाते हैं। फिर बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। मतलब जिस तरीके से अपने यहाँ हम लोगों ने बीच में पढ़ा था कि कुत्तों का इलाका बटा होता है। ठीक है ना। कुत्तों का एरिया बटा हुआ होता है कि वो अपने एरिया में रहते हैं, बाकी कुत्ते अपने एरिया में रहते हैं, सबका। ठीक इसी तरीके से जंगलों में ना बाघ का एरिया बटा हुआ होता है कि एक बाघ अगर है तो वो कई किलोमीटर के एरिया में वो रहता है अकेला। ठीक है। उस एरिया में कोई दूसरा बाघ नहीं आ सकता, और वो उधर पे उसी तरीके से मूत्र त्याग करके वहाँ पर वो अपना पहचान चिन्ह छोड़ता रहता है कि ये किसी और का, अगर मान लो कोई दूसरा बाघ वहाँ पर आकर के ऐसा करता है तो वो उस मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि हमारे एरिया में दूसरा कोई बाघ अंदर आ चुका है। ठीक है। फिर बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, तो कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपनी आवाज़ हमेशा मौके के हिसाब से क्या करता रहता है, बदलता रहता है। और चाहे गुस्से में आ गया तो अलग तरीके से बोलेगा, है ना। अपने मित्र बाघिन को बुलाना हो तो अलग तरीके से आवाज़ निकालेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, बाघ का गुर्राना जो होता है ना, वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, इतना तेज़ उसकी आवाज़ होती है। फिर उसके बाद बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा ना। बाघ बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा सतर्क जानवर कहलाता है, लेकिन फिर भी आज उनका जीवन खतरे में है। वो एक विलुप्त प्रजाति घोषित हो रही है क्योंकि इनकी प्रजातियां बहुत कम बची हैं अब। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, उनको किन चीज़ों से खतरा है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे, क्या इंसान जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, अगर हाँ तो कैसे। ठीक है। ये चीज़ें अपन को ढूंढनी है। यहाँ पे बोल रहे क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर और मगरमच्छ और सांप को उनके खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है। हाथी को उनके दांतों के लिए, हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं तो उसके लिए लोग हाथियों को मार देते हैं। गेंडे की सींग बहुत महंगी जाती है तो गेंडे की सींग के लिए लोग उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद शेर, मगरमच्छ, सांप, इनकी चमड़ी बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है तो इसलिए इनका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है। इनका शिकार इंसानों द्वारा ही किया जाता है और इसीलिए इंसान इनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ठीक है। कस्तूरी हिरण के पास खुशबू होती है,
बहुत अच्छी खुशबू होती है उसके पास से निकलने, तो वो उस खुशबू के लिए लोग उसे मार देते हैं। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ऐसे जानवरों को मारने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? शिकारी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है पता करो भारत की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ठीक है ना, और ख़ास तौर से इनमें कहाँ कहाँ काम होता है ये अभी हम आपको लिख कर बताते हैं और इसे आप लोग अपने पास निश्चित रूप से नोट करके रख लें। ठीक है, हम यहाँ पर आपको लिख कर, हाँ तो बच्चों जो आप लोग क्वेश्चन जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, तो उस सवाल का, उस प्रश्न का उत्तर आपका ये है। ये हमारे यहाँ भारत में 8 नेशनल पार्क, 8 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जो जिनमें बाघों की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है और यहाँ पर इनको पाला जाता है। यहाँ पर इनका शिकार करना बिल्कुल दंडनीय अपराध है हमारे भारत देश में। ठीक है ना, और वैसे तो बाघ का शिकार करना कहीं भी, अगर आप भारत के अंदर बाघ का शिकार करते हैं तो आपको इसके लिए सज़ा मिलेगी। ठीक है ना, आपके ऊपर केस बनेगा। तो ये एक दंडनीय अपराध है, कानूनन ये इसके खिलाफ हो जाता है, कानून के खिलाफ हो जाता है अगर आप बाघ को मारते हैं तो ये आपका पहला, जैसे यहाँ पर आ रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में है। और फिर ताडोबा नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद आपका था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, ये आपका कर्नाटक में है। और पेरियार नेशनल पार्क, ये आपका केरल में है। तो ये आपके 8 तरह के नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें बाघों की सुरक्षा के लिए काम किया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इनको नोट कर लें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जीके में भी काम आता है और साइंस में भी ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और लेसन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को देखें, इसे समझें और अपना रिवीजन इस वीडियो के द्वारा करें। ठीक है, और जो भी ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई बात नहीं समझ में आई या आपको कुछ भी ऐसा समझ में आता है कि वो आपको उस चीज़ में दिक्कत समझ में आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।